नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आप देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों का सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम खबर दुनिया की। इस कार्यक्रम में हम आपको इस वक्त की बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरें बताते हैं और साथ ही दो बड़ी खबरों पर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ चर्चा भी करते हैं। आज हम चर्चा करेंगे कि अमेरिका को ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई की बड़ी धमकी के बाद अब क्या कदम उठाएंगे राष्ट्रपति ट्रंप। साथ ही चर्चा करेंगे कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान में बलूच विद्रोहियों और पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के बीच भीषण लड़ाई की परिणति क्या होगी। कार्यक्रम में हम आपको यह भी बताएंगे कि रूस ने कैसे एलोन मस्क के सैटेलाइट को हाईजैक कर यूक्रेन पर ढाया बड़ा कहर। होंगी और भी महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरें, लेकिन आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की अंतर्राष्ट्रीय हेडलाइंस। ईरान अमेरिका के बीच तनाव में कमी के संकेत। स्थानीय मीडिया का दावा, ईरानी राष्ट्रपति ने परमाणु मुद्दे पर बातचीत शुरू करने का दिया आदेश। तेहरान ने ईयू के राजदूत को किया तलब। गाजा मिस्र के बीच स्थित राफा बॉर्डर क्रॉसिंग को आंशिक रूप से खोला गया। फिलहाल 50-50 लोगों को आने जाने की इजाजत। ईयू ने बताया शांति की दिशा में ठोस कदम। यूक्रेन में संघर्ष खत्म करने के लिए बुधवार को आबू धाबी में होगी त्रिपक्षीय वार्ता। खदान कर्मियों से भरी बस पर रूसी ड्रोन हमला, कम से कम 12 लोगों की मौत। भ्रष्टाचार मामले में बांग्लादेश के पूर्व पीएम शेख हसीना को सजा। भूमि आवंटन में कथित अनियमितताओं के 2 अलग अलग मामलों में 10 साल की सजा। 3 अन्य करीबी को भी कारावास की सजा। कोस्टारिका चुनाव में दक्षिणपंथी नेता लौरा फर्नांडीज की शानदार जीत। फिर से सरकार बनाने के संकेत। फर्नांडीज को 50% वोट मिलना लगभग तय। और आइए पहली बड़ी खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव के बीच ईरानी सुप्रीम लीडर खामनेई ने अमेरिका को अब तक की सबसे बड़ी धमकी दे दी है। इस धमकी के बाद पूरे अरब इलाके के सभी देशों में भारी खौफ फैला हुआ है। धमकी के बीच पेंटागन में अमेरिकी और इजरायली सैन्य अधिकारियों की एक बड़ी बैठक भी हुई है। दूसरी ओर अरब में फटने वाले युद्ध के ज्वालामुखी को रोकने के लिए कूटनीति भी तेज हो गई है। ईरान भी बातचीत का विकल्प तलाश रहा है, लेकिन जिस तरह के हालात यहां बन चुके हैं उसमें बातचीत और डिप्लोमेसी क्या समय रहते कोई राहत की खबर ला पाएगी, यह सबसे बड़ा सवाल है। आइए आपको ताजा घटनाक्रम से जुड़ी एक रिपोर्ट दिखाते हैं और फिर इस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान से चर्चा करेंगे। पश्चिम एशिया में मंडराते जंग के काले बादलों के बीच एक तरफ अमेरिका और ईरान अपनी सैन्य तैयारियों को मजबूत करने में जुटे हैं, तो दूसरी ओर क्षेत्रीय देश कूटनीतिक विकल्पों को किसी भी हालत में हाथ से निकलने नहीं देना चाहते हैं। कल तक अमेरिका की किसी भी गलती को क्षेत्रीय युद्ध में बदल देने की धमकी देने वाले ईरान के रुख में सोमवार को बड़ा बदलाव दिखा। ईरानी विदेश मंत्रालय ने उम्मीद जताई कि उसके राजनयिक प्रयासों का आने वाले दिनों में परिणाम दिखने लगेगा। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने स्वीकार किया कि कई क्षेत्रीय देशों ने अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थ का काम करते हुए संदेशों का आदान प्रदान किया। उन्होंने उम्मीद जताई कि अमेरिका के साथ बातचीत की रूपरेखा को अंतिम रूप दिया जा सकता है। इस बीच राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने अमेरिका के साथ परमाणु मुद्दे पर बातचीत को शुरू करने का आदेश भी दे दिया है। विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हो चुकी है। इस समय हम राजनयिक प्रक्रिया के विवरण की समीक्षा और निर्णय ले रहे हैं। उम्मीद है जल्द ही इसे पूरा कर लिया जाएगा। वहीं रूस ने कहा कि ईरान के आसपास तनाव कम करने की कोशिश की जा रही है। रूस का कहना है कि ईरान को समृद्ध यूरेनियम के भंडारण में अपनी सेवाएं देने की बहुत पहले ही पेशकश कर चुका है। इन कूटनीतिक प्रयासों के बीच अमेरिका अपने सहयोगियों को भी लामबंद कर रहा है। बताया जा रहा है कि पेंटागन में अमेरिकी और इजरायली अधिकारियों के बीच एक बैठक हुई। बैठक के विवरण को सार्वजनिक तो नहीं किया गया, लेकिन माना जा रहा है कि इसका मुख्य एजेंडा ईरान ही था। यह बैठक अमेरिकी जनरल डैन केन और इजरायली सशस्त्र बलों के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जमीर के बीच हुई है। इजरायली मीडिया ने बताया कि इन बैठकों में रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज,
जमीर, मोसाद प्रमुख डेविड बार्निया और अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे। यह बैठक ऐसे समय में हुई है जब ईरान ने चेतावनी दी है कि अमेरिका का ईरान पर कोई भी हमला क्षेत्रीय युद्ध में बदलते देर नहीं लगेगी। इस पर पलटवार करते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि अगर समझौता नहीं हुआ तो वो देख लेंगे कि ऐसा ही होगा। इस बीच तेहरान ने ईयू के राजदूत को तलब कर रिवोल्यूशनरी गार्ड्स को आतंकवादी संगठनों की सूची में शामिल किए जाने पर कड़ा विरोध दर्ज कराया है। वहीं ईरानी राष्ट्रपति के कार्यालय ने हाल में हुए विरोध प्रदर्शनों में मारे गए 2985 लोगों के नाम और पहचान प्रकाशित की। और इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं अतुल अनेजा, विदेशी मामलों के जानकार हैं। उनसे हम जानेंगे कि क्या कुछ वहां पर हो रहा है। अतुल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। अतुल जी, पहला सवाल यही है कि हमने अपने दर्शकों को रिपोर्ट दिखाई और ये जो मामला शुरू हुआ है, ये ईरान की जो बड़ी धमकी है अब तक की, उससे शुरू हुआ है। ईरान ने कहा कि एक क्षेत्रीय वॉर हो जाएगा वहां पर अगर अमेरिका हमला करेगा, और उसके बाद अब खबरें आ रही हैं कि दोनों ओर से बातचीत के लिए भी विकल्प तलाशे जा रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे आप? चंद्रशेखर जी, स्थिति अगर हम मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत नाजुक है इस वक्त, क्योंकि जो इजराइल की मंशा है वो तो बहुत पहले से ही वो रेजिस्टेंस फ्रंट को कमज़ोर करने की है, और हमें पूरे कॉन्टेक्स्ट में देखना है कि हिजबुल्लाह ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिया गया है, तो उसे हुतीस के ऊपर अटैक हुआ है। तीसरी जो बड़ी शक्ति है, बशार अल असद अब इक्वेशन में नहीं रहे, तो ईरान बची है। तो इसीलिए जो मीटिंग हुई है इजरायली और अमेरिकन मिलिट्री वालों की पेंटागन में, वो बहुत ही अहम एक मीटिंग है, जिसमें मुझे लगता है कि तय किया जाएगा कि आगे की क्या कार्रवाई करनी होगी। धमकी ज़रूर गई है यहाँ से ईरान की तरफ से, और वो भी आयतुल्लाह खामेनेई की तरफ से, जो सुप्रीम लीडर हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अगर पश्चिमी देशों ने, खासकर अमेरिका और इजराइल ने तय कर लिया है कि हमला करेंगे ईरान के ऊपर, तो मुझे नहीं लगता कि ईरान इन धमकियों से उनको पीछे हटाएगा, इन द सेंस कि उसके पास डिटरेंस पावर नहीं है, मुझे लगता है। तो अटैक होने की संभावना काफ़ी है ज़्यादा। हालांकि एक तरह से हम कूटनीति की बात कर रहे हैं, डिप्लोमेसी की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर हम सैन्य शक्ति की बात करें तो अमेरिका की तो हालांकि सैन्य शक्ति ईरान के बनस्पत बहुत ज्यादा है, लेकिन ऐसा कुछ होता है तो जो इलाके के अरब देश हैं, दूसरे देश हैं, उनके लिए कितनी बड़ी ये परेशानी वहां पर खड़ी हो जाएगी? बिल्कुल परेशानी खड़ी होगी, क्योंकि ईरान के नज़दीक कौन से देश पड़ते हैं? वो जीसीसी कंट्रीज, जो खाड़ी के देश हैं, वो पड़ते हैं। और कई इन देशों में अमरीकी अड्डे हैं, बेसिस हैं, ओमान से लेके अब अलुदैद बेस कतर में है, सऊदी में है बेस। तो एक तरह से ईरान का कहना है कि वो लेजिटिमेट टारगेट्स बनेंगे। तो इसलिए जो खाड़ी के देश हैं उनके लिए तो मुसीबत है, लेकिन उनको अपनी बात थोड़ी और आगे और बड़े तस्वीर देखने की जरूरत है। कितनी बार्गेनिंग पावर है खाड़ी के लोगों की जी। मुझे नहीं लगता, अगर अमेरिका ने तय कर ही लिया है और इजराइल ने तय कर लिया है कि वो अटैक करेंगे ईरान के ऊपर, तो इतनी कोई लीवरेज नहीं है खाड़ी के देशों की कि उसको स्टॉप कर सके। बल्कि आपको याद होगा चंद्रशेखर जी, जब इराक वॉर हुई थी तब भी सऊदी अरेबिया ने कहा था हम अपनी एयर स्पेस नहीं देंगे सद्दाम को अटैक करने के लिए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो एक तरह से उतनी क्षमता और पावर लीवरेज नहीं है खाड़ी के देशों के लिए। इसीलिए मेरा जो अभी तक विश्लेषण कहें या जो भी कहें, वो यही है कि ये युद्ध के बादल वाकई ही मंडरा रहे हैं ईरान के ऊपर, और ऐसी संभावना अब हो सकती है अनलेस को डिप्लोमेसी में कोई निर्णय नहीं लगे। या अतुल जी, अगर हम डिप्लोमेसी की बात करें तो अब थोड़ा बहुत, जैसे ईरान के राष्ट्रपति हैं पेजेश्कियान, वो कहते हैं कि परमाणु मामले पे अमेरिका के साथ बातचीत शुरू की जाए, अपने अधिकारियों को उन्होंने आदेश दिया है। और बातचीत होगी क्या, क्योंकि क्या अमेरिका, इस तरह का माहौल बन रहा है कि अमेरिका के साथ बातचीत हो पाएगी? क्योंकि ओमान की मध्यस्थता में पहले बातचीत हुई थी जब परमाणु मसले को लेकर के, हमने देखा था कि कुछ खास सफलता वहां पर मिली नहीं थी। चंद्रशेखर जी, वो मिल नहीं सकती क्योंकि दोनों की पोजीशंस इतनी अलग है। जो अमेरिका और इजराइल कह रहे हैं कि जीरो एनरिचमेंट, जो एनपीटी उन्होंने साइन की है ईरान ने, वो 10% तक एनरिचमेंट कर सकते हैं लीगली,
लेकिन 0% मतलब पूरी तरह से अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम, सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम को भी खत्म करने वाली बात है। तो वो ईरान नहीं करेगा। तो इस तरह से जो गैप है ना दोनों पोजीशंस में बहुत ज्यादा है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि डिप्लोमेसी, हालांकि परमाणु की बात भी हो रही है या बात होने वाली है, लेकिन उसका इस स्टेज पे ये बातचीत, लंबी बातचीत चल सकती है 6 महीने, साल, उस तरह से। लेकिन अगर आप गन पॉइंट पे ऐसी बात कर रहे हैं कि यहाँ साइन ऑन द डॉटेड लाइन या हम तुमको अटैक करेंगे, तो ये जो स्थिति में वो स्कोप नहीं है उस तरह की नेगोशिएशंस का। तो इसलिए ये तीसरी बात मैं जो कहना चाहता हूँ चंद्रशेखर जी, वो ये है कि डिप्लोमेसी होती है जैसे आप ट्रीटी साइन करते हैं, डिफेंस ट्रीटी जी। अगर हम कल्पना करें कि रूस और ईरान ने एक डिफेंस ट्रीटी कर लिया, जैसे बेलारूस और रूस ने की है यूक्रेन के संबंध में, और यूक्रेन में है परमाणु हथियार पोजीशन कर दिए, तब बेलारूस को कोई टच नहीं करेगा। लेकिन ऐसी कोई एग्रीमेंट ईरान और रूस या चीन के साथ नहीं हुई है, तो इसलिए जो कोई डेटरेंट नहीं है ईरान के पास। और जो अटैक किए थे ईरान ने चंद्रशेखर जी इजराइल में कुछ 4-5 महीने पहले, उसमें उतनी सफलता नहीं मिली कि जिससे वो डेटर हो इजराइल और अमेरिका। इसलिए ईरान इस वक्त डिफेंसिव पोजीशन में है। मुझे लगता है उसके पास, जिसको कहते हैं ना, वो डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, ही डजंट हैव द कार्ड्स, मतलब वो अतुल जी, पत्ते यहीं नहीं पर है। सवाल आता है कि आप और हम जब बात कर रहे हैं, एक तरफ ये बात निकल के आ रही है कि ईरान डिफेंसिव पोजीशन में है, दूसरी तरफ ये बात निकल के आ रही है कि ईरान के ऊपर जो शर्तें लगा रहा है अमेरिका, ईरान उनको मानेगा नहीं। तो होगा क्या अब आगे? देखिए, अगर हम दोनों बातों को मिलाएं तो एक कंक्लूजन जो संभावना ज्यादा है वो है लिमिटेड स्ट्राइक की। वो कितनी सफल होती है वो आगे की बात है, क्योंकि अगर हम थोड़ा आगे देखें, आपने स्ट्राइक कर दिया 4-5 टारगेट्स पे, उसके बाद क्या? आप अपने जो सैनिक है वो तो भेजोगे नहीं ईरान के अंदर। तो उसमें भी अगर हम दूसरी तरफ से देखें, आपने युद्ध छेड़ दिया, दैट इज अमेरिका और इजराइल ने युद्ध छेड़ दिया, एंड गेम क्या है? तो वो भी फंस सकते हैं। वही एक डेटरेंट है। लेकिन शॉर्ट स्ट्राइक जो है ना, अतुल जी, ईरान अपनी कैपेबिलिटी तो दिखा ही चुका है ना। उसने इजराइल के अंदर भी मिसाइल भेजी थी, उसने कतर तक मिसाइल हमला किया था। अगर ईरान, क्योंकि ईरान की अभी की स्थिति हम देखें तो वो स्थिति नहीं है जब सुलेमानी को मारा था या वहां पर परमाणु संस्थानों पर हमले किए गए थे। अभी तो ईरान के लिए अपना वजूद की जंग है, उनकी सत्ता के लिए। तो वो भी उल्टे अगर मिसाइल दागेंगे तो ये तो बड़ा हालात वहां पर पूरे इलाके में बहुत खराब हो जाएंगे। देखिए चंद्रशेखर जी, ये स्पाइरल कर सकता है बहुत ऊपर, क्योंकि मिसाइल दागने से नहीं होगा। ईरान की अगर स्ट्रैटेजी देखें तो वो कोशिश करेगा कि वो सैनिक भेजें, अंदर आए, और फिर प्रोटेक्टेड वॉर एक चल सकती है अंदर। ईरान के पास वो क्षमता है, गोरिल्ला वॉरफेयर की तरह एक तरह से चले। अगर वो एक्सटेंड होती है, वो युद्ध एक्सटेंड होता है कि 2 महीने 3 महीने, तब प्रॉब्लम आ जाती है डोमेस्टिकली, अमेरिका के लिए और इजराइल के लिए। वहां के लोग कहेंगे कि भाई आपने युद्ध कर दिया, लेकिन रिजल्ट क्या है? तो ड्रैग आउट करने वाली जो स्ट्रेटेजी है ना, कि इसको अब लंबा खींचें ईरान की तरफ से, वो मुझे लगता है कि वो एक प्रैक्टिकल विकल्प है। मिसाइल वगैरह दागने से रिजीम चेंज नहीं होगी ईरान के अंदर, लेकिन उसके पॉइंट्स ले जाएंगे अमेरिका और वो, देखो हमने अपने मसल दिखा दिए, हमने ये कर दिया। तो डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूएंसी अमेरिका और इजराइल में थोड़ी सेटिस्फाई होगी। लेकिन डर इसी का ही है कि अगर युद्ध लंबा खिंचाओ और ट्रूप्स आ गए अंदर, फिर आगे कहाँ जाएगा वो अभी तक बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल हो सकता है, वो स्पाइरल कर सकता है। ठीक है अतुल जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा। एक और महत्वपूर्ण खबर है, उस पर अभी हम बातचीत करेंगे, लेकिन यहाँ पर हमको एक छोटा सा ब्रेक लेना है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहाँ पर। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में अत्याधुनिक हथियारों और तकनीक से सुसज्जित पाकिस्तानी सेना, अर्धसैनिक बलों और पुलिस को मुंह की खानी पड़ी है। बलूच सशस्त्र विद्रोहियों ने पाकिस्तानी बलों द्वारा 3 दर्जन से ज्यादा बलूच लड़ाकों को मारने का ऐसा बदला शुरू किया कि क्वेटा से लेकर बलूचिस्तान के हर शहर में पाकिस्तानी फौज, पुलिस और सरकारी कर्मियों की लाशें बिछ गईं।
बलूच लड़ाकों का यह ऑपरेशन अब तक का सबसे भीषण अभियान माना जा रहा है। इसमें आम नागरिकों सहित कई बलूच लड़ाकों की भी जान चली गई। बौखलाए पाकिस्तान ने भारत तक पर उंगली उठा दी। आइए आपको इस पूरे मामले पर एक रिपोर्ट दिखाते हैं और फिर इस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान से चर्चा करेंगे। बलूचिस्तान विद्रोहियों के सामने पाकिस्तानी सेना बेबस और लाचार नजर आ रही है। पिछले 3 दिनों से बलूचिस्तान के करीब 12 शहर युद्ध का मैदान बने हुए हैं। बलूच अलगाववादी गुट BLA के तांडव ने पाकिस्तानी सेना के जैसे पांव उखाड़ दिए हैं। बीते कई सालों में पाकिस्तान ने इस तरह के खूनी खेल नहीं देखे थे। BLA के हमलों से बौखलाई पाकिस्तानी सेना बलूचियों के कत्लेआम पर उतर आई है। सुरक्षा बलों ने एक सैन्य अभियान में 145 लोगों को मार गिराने का दावा किया है। इससे पहले बलूच लिबरेशन आर्मी ने ऑपरेशन हीरो फेज 2 के तहत एक साथ कई जिलों में व्यापक हमला कर पाकिस्तानी सुरक्षा बलों को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया था। ये हमले क्वेटा, नोशकी, खारन, दलबंदिन, ग्वादर, तुर्बत, टैंप, कलात, मस्तूंग, खुजदार और अन्य इलाकों में किए गए। संगठन के प्रवक्ता GN बलोच के मुताबिक इस दौरान सेना, पुलिस, फ्रंटियर कोर के 200 से ज्यादा जवान मारे गए, जबकि 17 लोगों को पकड़ लिया गया। BLA का दावा है कि नोशकी के एक हिस्से पर अलगाववादियों का नियंत्रण तीसरे दिन भी बरकरार है। शहर के अलग अलग हिस्सों से धमाके की आवाज सुनाई दे रही है। दावा है कि नोशकी शहर तक जाने वाले जमीनी रास्ते अन्य शहरों से कट गए हैं, जिसके कारण सेना तक जमीनी सहायता नहीं पहुंच पा रही है। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती है। इस अभियान की सबसे चौंकाने वाली बात ये रही कि महिला फिदाइन भी इसमें शामिल थीं। हमले के बाद BLA ने 2 हमलावरों की तस्वीरें जारी की हैं। इनमें से एक महिला की पहचान 24 साल की आसफा मेंगेल है। वो बलूचिस्तान के नोशकी इलाके की रहने वाली थी और मोहम्मद इस्माइल की बेटी थी। उसका जन्म 2 अक्टूबर 2002 को हुआ था। संगठन का दावा है कि उसने अपने 21वें जन्मदिन पर BLA की मजीद ब्रिगेड में शामिल हुई और जनवरी 2024 में आत्मघाती हमलावर बनने का ऐलान किया। आसफा मेंगेल ने नोशकी में ISI के मुख्यालय को निशाना बनाते हुए बारूद से भरी कार को बिल्डिंग से टकरा दिया। दूसरी महिला आत्मघाती हमलावर का नाम हवा बलूच बताया जा रहा है, जो ग्वादर में मारी गई थी। वहीं पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भी पुष्टि की है कि कम से कम 2 हमलों में महिलाएं शामिल थीं। BLA ने अभियान के दौरान अपने 11 लड़ाकों के मारे जाने की भी बात मानी है, लेकिन पाकिस्तान है कि हर बार की तरह अपनी विफलता का ठीकरा भारत पर फोड़ने की कोशिश की तो दिल्ली ने कड़े रुख के साथ इसकी हवा निकाल दी। भारत ने उसके सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि ये केवल पाकिस्तान का एक हथकंडा है। वो अपनी घरेलू समस्याओं और खुद की विफलता से ध्यान हटाने के लिए भारत का नाम लेता है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान को बलूचिस्तान के लोगों की मांगों पर ध्यान देना चाहिए और वहां अत्याचार पर विराम देना चाहिए। इसके बजाय वो लोगों पर केवल कहर ढा रहा है। अतुल अनेजा हमारे साथ बने हुए हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं। अतुल जी, पूरी दुनिया का ध्यान कहीं ईरान पर है, कहीं रूस यूक्रेन पर है, कहीं ग्रीनलैंड पर है, लेकिन ये पाकिस्तान में क्या हो रहा है? देखिए चंद्रशेखर जी, ये जो बलूच स्ट्रगल है ये तो काफ़ी महीनों सालों से बल्कि ये एक तरह से मोमेंटम इसमें आ रहा है। और पिछले 2 साल से तो मैं देख रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा BLA के जो अटैक्स हैं वो बढ़ गए हैं, लेकिन जो इस रिपोर्ट में दिखाया जा रहा है इसका स्केल अलग हो गया है। देखिए, जब आप 200 लोगों को मारते हैं, मतलब 200 पाकिस्तानी ट्रूप्स को मारते हैं, तो मतलब आपका और सब में साइमल्टेनियस अटैक, ये कोऑर्डिनेट करना भी बड़ा मुश्किल है कि क्वेटा में भी और नोशकी में भी, ग्वादर में भी आपने एक साथ कर दी है। तो एक तरह ये दर्शाता है कि BLA और उसके जो एसोसिएट्स हैं उनका नेटवर्क बहुत बढ़ चुका है। और एक तरह से अब जो पाकिस्तान कर रहा है ये मुझे बांग्लादेश 2 हमेशा नज़र आता है, जो ये कर रहे हैं कि उसी तरह से जब आप डेस्परेट हैं तो आप सैन्य लोगों को या गोरिल्लाज को नहीं मार रहे, आप आम लोगों को मारना शुरू कर रहे हो। तो ये जेनोसाइड की तरफ भी जा रहा है एक तरफ से। तो अब लेकिन हम अगला पड़ाव देखना चाहेंगे कि एक बार तो आपने गोरिल्ला वॉरफेयर करके आगे बढ़ डैमेज किया है, लेकिन क्या आप टेरिटरी होल्ड कर सकते हैं इसके बाद? आपकी रिपोर्ट कह रही है नोशकी में 3रा दिन हो गया है, वो एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है जी। उसी तरह से बाकी शहर में ग्वादर कितना स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर वहां से जा रहा है, अगर उस पर भी कंट्रोल हो गया, या क्वेटा तो खैर बहुत बड़ा शहर है, तो इसका मतलब ये होगा कि फिर डिफेंसिव पे आ जाता है पाकिस्तान पूरी तरह से, और ये मामला थोड़ा इंटरनेशनल चला जाएगा फिर।
तो मुझे लग रहा है कि ये स्थिति जो है डायनेमिक स्थिति है, लेकिन इसमें अगर ये टेरिटरी गेन करके उसको होल्ड कर पाए बलूची तो एक नया स्टेज हो जाएगा। इनके अलाइज कौन है वो हमें देखना है। इनका बॉर्डर लग रहा है ईरान से, और ईरान में भी कुछ बातचीत हो रही थी खुफिया एजेंसीज की और बलूच की, तो एक तरह से वहां से सप्लाई लाइंस आ सकती हैं। वो थोड़ा मुश्किल इस वक्त है क्योंकि हमने पिछली रिपोर्ट में जैसे हमने बात की, ईरान की अपनी स्थिति में जो है डाइवर्टेड है। अफगानिस्तान क्या करेगा, क्योंकि बहुत से लोग जो है अफगानिस्तान में भी हैं बलोच। और तीसरी संस्था है इस टाइम पे टीटीपी, तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान, जो खैबर पख्तूनख्वा में एक्टिव है। वो 6 महीने पहले रिपोर्ट्स आई थी कि इन बलूच की और टीटीपी की बातचीत शुरू हो गई है जी। अगर ये अलायंस बनता है, हालांकि आइडियोलॉजी में फर्क है, जो बीएलए वगैरह वो सोशलिस्ट ओरिएंटेशन से हैं और ये जो इस्लामिस्ट है टीटीपी, लेकिन अगर कॉमन एनिमी है दोनों का, एक कॉमन दुश्मन है, तो टैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, और बातचीत हुई है इन दोनों के बीच में। अतुल जी, तो ये सबके भी बीच आपको ये भी बताना चाहूंगा कि अगर हम खैबर की बात करें तो वहां पर एक त्रिहा वैली है, वहां पर करीब 80,000 लोगों को पाकिस्तान ने वहां से जाने के लिए बोल दिया है। पाकिस्तान का कहना है कि वहां पर वो टीटीपी के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन शुरू करने वाला है। तो सवाल यह है कि पाकिस्तान जिस तरह से एक्शन ले रहा है, चाहे बलूचिस्तान की बात करें या खैबर की हम बात करें, ये कहीं ना कहीं वहां के लोगों को इसका भुक्तभोगी होना पड़ रहा है क्या? वो तो बिल्कुल जाहिर सी बात है कि वो होगा ही होगा, क्योंकि डैमेज सिविलियंस के ऊपर आएगा। इतने जब इस तरह का वॉरफेयर जब चलता है और हाउस टू हाउस और मैदानी इलाकों में, शहरों के अंदर जब होता है, अब गोरिल्ला वॉरफेयर करते हैं, अब घरों के पीछे छिपते हैं, जिस तरह की ये टेरेन है। देखिए, ये अगर जंगल टेरेन होती, कुछ होती, तो अलग टैक्टिक्स होने थे। ये एक फ्लैट डेजर्ट टाइप की है, लेकिन पहाड़ियां हैं, पहाड़ियों के पीछे छिपते हैं, लेकिन बैरन पहाड़ियां बिल्कुल बलूचिस्तान की। तो एक तरह से गोरिल्ला वॉरफेयर करने के लिए बुरी नहीं है ये, मतलब एक उसमें हो सकती है। लेकिन जब बात आती है कैजुअलिटीज की, सिविलियन कैजुअलिटीज की, तो जब पहाड़ों से लेके आप शहरों में अब आने लगते हैं, जो 4-5 शहर तो गिनाई दिए आपकी रिपोर्ट के अंदर, तब जो है ये कोलेटरल डैमेज इसको कहें या जो भी कहें, या बदकिस्मती कहें, सिविलियंस को इसका एक तरह से सजा उनको मिलती है इस तरह की जब लड़ाइयाँ चलती हैं। अतुल जी, ये भी जानना चाहेंगे कि बलूचों का जो विद्रोह है, हाल के दिनों में हमने देखा कि पिछले 6-7 महीने से हम देखें तो ये बहुत बड़ा एक कोऑर्डिनेटेड अटैक है वहाँ पर पाकिस्तान की फौज के ऊपर, पुलिस बलों के ऊपर। लेकिन कहीं ना कहीं जो इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय मंच पे जितना इसको जगह मिलना चाहिए, जितना अंतर्राष्ट्रीय मंचों की इस पर नज़र होनी चाहिए, वो उतनी नहीं है। अतुल जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। इसको बहुत जितने भी ह्यूमन राइट्स यूएन के हैं ग्रुप्स वगैरह, उसमें बलोच के ऊपर बात बहुत कम होती है, और जो अत्याचार हो रहे हैं वो बहुत ज़्यादा है। तो एक तरह से जो नैरेटिव बिल्डिंग है बलूचियों की तरफ से, इनके कई वेबसाइट्स वगैरह हैं जो बता रहे हैं उनकी तरफ से कि क्या हकीकत चल रही है और क्या अत्याचार चल रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अभी भी कमज़ोर है। इनके पास उतना कोई बैकर नहीं है, कोई सपोर्टर जो इनकी बात जो है आगे तक पहुंचा सके, कोई बड़ा देश जैसे हो। तो इसलिए वो प्रॉब्लम है एक। लेकिन मैं बात और कहना चाहता हूं कि महिलाओं की जो पार्टिसिपेशन आ गई है जी, ये एक बहुत ज़्यादा तादाद में अब हो गई है। पहले भी एक सुसाइड बॉम्बर वहाँ पर कराची यूनिवर्सिटी में, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, वो एक चाइनीज सेंटर पे वहाँ पर एक हमला किया था और 4 या 5 चाइनीज नेशनल्स की हत्या हुई थी। तो वो पहली बार थी। अब देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 और महिलाएं हैं जिन्होंने सुसाइड बॉम्बिंग में हिस्सा लिया है। अगर सुसाइड बॉम्बर्स बन रहे हैं तो बाकी जो नॉन सुसाइड बॉम्बर्स हैं, जो ऑर्डिनरी महिलाएं हैं, वो पूरी तरह से मोबिलाइज हो चुकी हैं। तो एक तरह से हम देख रहे हैं चंद्रशेखर जी कि नेशनल स्ट्रगल अब चल रही है। अतुल जी, कहीं ना कहीं अतुल जी, अंतिम सवाल है, जो अहिंसक आंदोलन वहां पर कर रहे थे, जो बलूच वहां पर धरना दे रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे आजादी की मांग को लेकर के, उनको जिस तरह से क्रश किया गया, उसी का ये नतीजा है कि अब ये जो सशस्त्र संघर्ष है ये पहले से ज्यादा बढ़ गया है वहां पर। बिल्कुल, ये बड़ा फैक्टर है, क्योंकि इसका कोई असर ही नहीं हुआ था, बल्कि आपने जो नॉन वायलेंट तरीके से प्रोटेस्ट किए, मुझे याद है इस्लामाबाद प्रेस क्लब के आगे बलूच आ गए थे, प्रदर्शन किए, लेकिन उनके ऊपर तो गोली मिली, उनको अत्याचार ही मिले। तो ये यहाँ पर जब आप पाकिस्तान से डील कर रहे हैं तब आप एक सिविलाइज्ड डायलॉग की उम्मीद ना करें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अतुल जी आपका हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और दोनों ही महत्वपूर्ण विषयों पर अपना महत्वपूर्ण
विश्लेषण हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। और इसी के साथ अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस खास कार्यक्रम को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं आज की कुछ और महत्वपूर्ण और बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। आप इन खबरों को देखिए। और रक्षा प्रमुख ने कहा कि अधिकारी भविष्य में मॉस्को द्वारा इसके किसी भी उपयोग को रोकने के तरीकों पर काम कर रहे हैं। दरअसल यूक्रेन की सेना युद्ध क्षेत्र में संचार और कुछ ड्रोन मिशनों के संचालन के लिए हजारों उपग्रह आधारित स्टारलिंक इंटरनेट कनेक्शनों का उपयोग करती है, लेकिन इस सप्ताह उसने कहा कि उसे रूसी हमलों में इस्तेमाल किए गए लंबी दूरी के ड्रोनों पर स्टारलिंक टर्मिनल मिले हैं, यानी कि रूसी ड्रोन स्टारलिंक का अवैध उपयोग कर यूक्रेन में पहुंच रहे थे। वहीं दोनों देश एक दूसरे के ऊर्जा संस्थानों पर फिलहाल हमला नहीं कर रहे हैं। इस बीच यूक्रेन का दावा है कि दनीप्रो शहर में एक बस पर रूसी हमले में 12 लोग मारे गए हैं। दूसरी ओर राष्ट्रपति जेलेंस्की ने पुष्टि की है कि 4 और 5 फरवरी को रूस, यूक्रेन, अमेरिका की त्रिपक्षीय बैठक होगी। गाजा पट्टी से लगी राफा क्रॉसिंग पर लगभग 1 साल बाद आधिकारिक तौर पर परिचालन फिर से शुरू हो गया है। जनवरी 2025 में हस्ताक्षरित युद्ध विराम के टूटने के बाद पिछले साल मार्च में ये क्रॉसिंग बंद कर दी गई थी। फिलहाल ये क्रॉसिंग केवल पैदल यात्रियों के लिए खुली है, सहायता सामग्री ले जाने वाले ट्रकों के लिए नहीं। फिलीपींस की उपराष्ट्रपति सारा दुतेर्ते को सोमवार को महाभियोग की एक और चुनौती का सामना करना पड़ा है। पिछले साल भी उन्हें महाभियोग का सामना करना पड़ा था, लेकिन वो असफल रहा था। उन पर जनता के साथ विश्वासघात, भ्रष्टाचार और अन्य अपराधों का आरोप लगाया गया है। पूर्व राष्ट्रपति रोड्रिगो दुतेर्ते की बेटी सारा दुतेर्ते को 2028 के राष्ट्रपति चुनाव में प्रबल दावेदार माना जा रहा है। ब्रिटेन के पूर्व मंत्री पीटर मेंडलसन ने जेफरी एफस्टीन के साथ उनके संबंधों के नए खुलासों के बाद प्रधानमंत्री कीर स्टारमर की लेबर पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। एफस्टीन से संबंधों के खुलासे के बाद पिछले साल स्टारमर द्वारा ब्रिटेन के अमेरिका में राजदूत पद से भी उन्हें बर्खास्त कर दिया गया था। दक्षिणपंथी नेता लौरा फर्नांडिस ने कोस्टारिका के आम चुनाव में शानदार जीत हासिल कर ली है और उनकी सत्तारूढ़ पार्टी को संसद में बहुमत मिलने की पूरी संभावना है। 88.43% मतों की गिनती हो चुकी है और फर्नांडिस को लगभग आधे वोट मिल चुके हैं। उन्हें सीधे जीत हासिल करने और 5 अप्रैल को होने वाले दूसरे दौर के चुनाव से बचने के लिए केवल 40% वोटों की आवश्यकता थी। तिब्बती आध्यात्मिक धर्मगुरु दलाई लामा को प्रतिष्ठित ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उन्हें ये सम्मान बेस्ट ऑडियो बुक नरेशन कैटेगरी में उनकी ऑडियो बुक मेडिटेशंस द रिफ्लेक्शंस ऑफ हिज होलीनेस द दलाई लामा के लिए प्रदान किया गया है। पश्चिम बंगाल